के अंदर लोकतंत्र कहने की बात है, क्योंकि चुनाव हो रहा है। जब तक चुनाव होगा आप कहते रहेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविकता में लोकतंत्र नहीं है। जब राहुल जी जो है सदन में बोलते हैं तो उनका स्पीकर ऑफ कर दिया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है। जब बाहर निकल के बोलते हैं तो कहते हैं ये देश के लिए खतरा है। जब सड़क पर आंदोलन होता है तो कहते हैं ये राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है। ऐसी चीजें हो रही हैं। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब से कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता की आवाज निकल करके आई है। कांग्रेस पार्टी के खरगे साहब का बयान आया है कि जिस तरह से केजरीवाल को जेल में रखा गया, बेगुनाह थे और जज ने उनको बरी कर दिया। तो जब ये बात पता था कोर्ट को कि वो निर्दोष हैं, तो उनको पहले क्यों नहीं बरी किया? इसी बात को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश शर्मा जी से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, खरगे साहब का एक बहुत बड़ा बयान आया कि केजरीवाल जब जेल में कई महीनों तक रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। जब जेल के बाहर आए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। उसी बात को लेकर के खरगे साहब का बयान आया है कि जब आपको पता था तो कोर्ट आपको पहले क्यों नहीं बरी किया? देखिए, केजरीवाल साहब को जब इन लोगों ने फंसाया कहा जाएगा। कौन फंसाया? वर्तमान जो सत्ता पक्ष है, वहाँ की सरकार, जो केंद्र सरकार जो है, क्योंकि वह सबको जो है सबका चरित्र हनन करना, आरोप प्रत्यारोप करना, उस किसी को जो नीचा दिखाना, जो इनकी मानसिकता में प्रचलित है, चलता चला आ रहा है उनके, उस हिसाब से इन्होंने केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में फंसाया। अच्छा, फंसाया तो ठीक है, वो भी सीबीआई ईडी सब मिल करके की थी, तो चलो फंसा दिया। और ये 5 महीना के इनके सारे नेता, बड़े बड़े नेता जेल के अंदर, कोई जो है 6 महीना जेल काटा है, कोई साल भर जेल काटा। तो अब सवाल ये है कि जब ईडी और सीबीआई कोई सबूत दे नहीं पा रही थी या दे रही थी, एफआईआर तो हो गया, एफआईआर हुआ तभी ना वो जेल गए, बिना एफआईआर के तो जेल जा नहीं सकते थे। अच्छा, वो जेल जाने के बाद जब एफआईआर हो गई तो कोर्ट में इन्होंने अपील किया, लेकिन जो है खारिज होता चला गया, इनकी जमानत खारिज होती गई। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? हम खरगे साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा एक मन में एक प्रश्न है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि कोर्ट ने इनको तुरंत जो है रिहा कर दिया, क्लीन चिट दे दिया। भाई, क्लीन चिट तो जब दिया जाएगा ना जब इनका ट्रायल चलता, इनसे सवाल जवाब होते और ये अपने आप को निर्दोष साबित करते, और जो उन पे आरोप लगे हैं उसको ये गलत साबित करते। और जब वो कोर्ट को ये लगता कि नहीं ये आरोप गलत हैं, तब उनको क्लीन चिट मिलती। लेकिन एकदम से जो है क्लीन चिट लेके इनको बाहर कर दिया गया। तो का डर था? ये एक चुनावी पक्षधर हैं, उनको अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए केजरीवाल जी को ये छोड़ा गया। वांचुक जी हैं, उनको भी तो जेल में डाला गया है। वो कौन सा गुनाह किए थे? उनको भी तो बरी कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, वांचुक साहब बहुत ही शिक्षित, योग्य, बुद्धिजीवी एक वैज्ञानिक हैं, और जो क्या उचित था? क्या उचित था? हम बता रहे हैं ना, जो कश्मीर में वादा किया था कि आर्टिकल 6 के अंदर ले आकर के तिब्बत स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाएगा, वह उसकी मांग कर रहे थे। और वो जो आर्टिकल 6 के अंतर्गत में आने से कोई भी बाहरी आदमी वहां पे जमीन नहीं ले सकता है। वहां की जमीन जो है अडानी को देनी थी। वहां पर अर्थ मटेरियल मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर लगता है, बहुत ही कीमती होता है, तो उसको ये अवॉइड कर रहे थे। उनकी ये मांग थी स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, उससे आर्टिकल 6 के अंदर जोड़ा जाए। तो ये चीज जो है वर्तमान सरकार को नागवारा लग रही थी, और इसके लिए जो आंदोलन उन्होंने चलाया, एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन उसको जो इन्होंने तोड़ मरोड़ कर आरोप लगा कर इनको जेल डाला। तो जेल डालने का मकसद यही था कि किसी भी प्रकार से वह उसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा ना दिया जा सके और आर्टिकल 6 के अंदर ना लाया जाए, ये मकसद था। तो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ साम्राज्य काट होता है, बहुत डरपोक होता है, सशंकित होता है ना। तो आज मोदी जी ने जो झूठ के बुनियाद पे साम्राज्य खड़ा किया है, सम्राट है, कितना सशंकित रहता है, कितना डरपोक है, उसी भय और डर के कारण इन्होंने वांचुक साहब को जेल में डाला।
उसी तरह से खड़गे साहब एक बात और चढ़ के बोले कि जिस तरह से अब तो चेत जाना चाहिए था केजरीवाल जी को कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम लोगों का साथ देते तो और भी मजबूत होता और हम लोग ये तानाशाह सरकार को खा फेंकते। देखिए देखिए, ये इंडिया गठबंधन में पहले भी जो है हिस्सा रहे, मगर नहीं सर, नहीं, अभी तो उसी गठबंधन को अगर माना जा रहा है तो चल, लेकिन इनकी एक्टिविटीज क्या रही, ये मनमानी करते हैं। अब इनको नुकसान भाजपा को नहीं करना है। पहले भी इन पे आरोप लगा है कि ये भाजपा की बी टीम है, और आज भी मैं कह रहा हूं ये भाजपा की बी टीम की तरह से इनको जो है छोड़ करके फिर एनडीए में घुसाया जा रहा है, जिससे कि तोड़ फोड़ और हराने का जो जिम्मा इनको दिया जा सके। ये पिछले बार भी सभी सीट पे लड़ रहे थे, भले ही इनकी सीटें निकले या ना निकले, भाई कुछ तो ईमानदारी का, भाई देखिए भारत की जनता जो ईमानदारी में विश्वास करने के कारण जो है वो एक आध सीटें जो भी कुछ निकाल ले, लेकिन ये निश्चित है कि इस बार भी आ रहे हैं और एनडीए में रहें या ना रहें, मगर ये सारी सीट पे लड़ेंगे, जिससे कि कांग्रेस को नुकसान हो और भाजपा का पूर्ण जो भयभीत अगर है यहाँ पर इंडिया के अंदर किसी पार्टी से, तो वो कांग्रेस है। और आप कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से चले आइए, अभी तक आज तक जो है कांग्रेस के नेताओं को गाली देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू को गाली देना हो, इंदिरा जी को गाली देना हो, किसी को भी गाली देना हो। तो ये प्रतीत होता है कि केजरीवाल जो आए हैं वह केवल मोदी की मंशा की पूर्ति के लिए ही राजनीतिक समावेशी जो परिस्थितियां हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी भागीदारी भाजपा के पक्ष में करें। तो इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब देखिए, इंडिया गठबंधन का जो मतलब है, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है बराबर, चाहे वो बिहार के भी चुनाव में आपने देखा हो, भले ही हमको जो है सीटें जो है जितनी हम लोगों ने मांगी मिली या नहीं मिली, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट करा दिया गया। अगर तेजस्वी वहां के जो है मुख्य नेता थे तो उनको जो है मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा गया। उत्तर प्रदेश में भी राहुल जी यही करेंगे कि अखिलेश जी को सामने खड़ा करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि वह पार्टियां कितनी निष्पक्ष और कितनी समर्पित है गठबंधन के प्रति, ये समय बताता है। 2024 में तो सर समर्पित थे सभी पार्टियां, तभी तो 40 सीटें आप निकाल के ले गए लोकसभा में। देखिए, गठबंधन का ये लाभ तो मिला ही हमें, 2027 में क्यों नहीं? नहीं, हमारा बात 24 में अगर हम 40 सीट निकाले या हम लोग को लाभ मिला उसका गठबंधन का, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पाया जिसकी लड़ाई राहुल गांधी जी ने पदयात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो निकाल करके जनता को अपने फेवर में ले करके इन जितने भी गठबंधन के लोग हैं उनको ट्रांसफर किया उस वोट को। वह ईमानदारी की लड़ाई अगर होती तो हम 40 पे नहीं 80 पे भी पाए, मगर वह चीज नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने निजी हित और स्वार्थ को ऊपर रखती हैं अपेक्षा के गठबंधन के झंडे को ढोने के, जिसका परिणाम हम सीमित हो जाते हैं। ये 40 सीटें जो आप बोल रहे हैं ना, वो सीमित सीट है, जो हमको चाहिए थी वो नहीं है। जो और भी सीटें आनी चाहिए थी, बिल्कुल आनी चाहिए थी। जब इतना बड़ा मेहनत करने के बाद आप देखिए ना, बिहार के अंदर जो यात्रा हुई, तेजस्वी भी आए राहुल जी के साथ, क्या उसका परिणाम हमको साक्षात मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं आकर इंटरनल आंतरिक अपनी अपनी राजनीति को पुख्ता करने के लिए गठबंधन का झंडा नीचे हो गया। अगर ईडी सीबीआई की जांच की वजह से लालू जी का जो चारा घोटाले को लेकर के सर बातें आ रही थी कि ईडी सीबीआई छापा मारेगी, इसके डर से सीट नहीं आ पाई। देखिए, ये तो लगातार पूरे देश के अंदर सभी विपक्षियों के साथ ईडी सीबीआई का जो हथकंडा ये लोग अपनाते हैं, ये इनका एक मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो वह जो है एक फैक्टर है विपक्ष को हराने में और कमजोर करने में। ये एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे विपक्ष अपने अपने क्षेत्रों में जो है कमजोर पड़ जाता है। हम अभी बात कर रहे थे गठबंधन की। गठबंधन में ईमानदारी है ना, ऑनेस्टी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि अगर सभी पार्टी इसको नहीं समझेंगी तो हम एकदम चुनाव के करीब आते आते सत्ता पक्ष का जो हथकंडा है उसके हंटर से, कोड़े से हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो क्या 2027 में सर जिस तरह से चुनाव पे आगाज होगी
तो क्या इंडिया गठबंधन इसी तरह रही तो आदित्यनाथ योगी जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो फिर SIR में तो जो खेल खेल रहे हैं ये, वह तो योगी जी की जीत सुनिश्चित करने के आधार को सर्वोपरि रखते हुए SIR किया जा रहा है। तो अब लड़ाई जो गठबंधन की होगी, कितनी सजगता कार्यकर्ताओं के पर निर्भर करेगी कि हमारे कार्यकर्ता बूथों से लेकर सब यहाँ कितने सजग हैं। और थोड़ा एक बात मैं राजनीति से हट करके वर्तमान सरकार की स्थिति पर प्रकाश डाल दूं कि आज की स्थिति यह है, अमेरिका का एक फ्रीडम हाउस वहाँ 3-4 दिन पहले आया है कि भारत में लोकतंत्र है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। एक बड़ी बात हो गई। तो हमको तो अब ऐसा लगने लगा है कि ट्रम्प साहब ही जो है भारत का कौन जो है मुखिया रहेगा भारत का, वो ट्रम्प साहब ही निश्चित करेंगे। जब तक मोदी जी उनकी बात मान रहे हैं, उनके हाथों की कठपुतली बने हैं, तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। और जिस दिन उन्होंने ट्रम्प का विरोध करने का साहस किया, उस दिन ट्रम्प साहब जो है मोदी जी को उठा के फेंक देंगे और किसी भी दक्षिणपंथी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसलिए कि वो भारत के अंदर बंटवारे की राजनीति, दंगा फसाद की राजनीति और दुर्व्यवस्था भारत के अंदर बनी रहे, जिससे कि उनका जो है यहाँ पर मोनोपोली या अपना एक छत्राधिकार भारत के ऊपर कायम रहे। तो ऐसी स्थिति में तो योगी जी अगर आ भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है माना जाए? नहीं, लोकतंत्र जब चुनाव हो रहा है तो दिख रहा है कि लोकतंत्र है। भाई लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार जो है चुनाव है, तो चुनाव तो हो रहा है, लोकतंत्र का आधार है जो दिख रहा है। लेकिन जो दिख रहा है वो एक्चुअली में है नहीं, वास्तविकता जो है वो नहीं है। हम कहीं ना कहीं किसी के हाथ के कठपुतली बन गए हैं। और देखिए होता क्या हो क्या रहा है कि अगर हम कठपुतली हैं तभी जो है इनकी जो है मंशा पूर्ण होगी। और एक बात और बता दे रहा हूं, जो इजराइल है, इजराइल गए भी थे हमारे मोदी जी, इन्होंने एक शब्द बड़ा विचित्र बोल के आए हैं, इजराइल इज अ फादर एंड इंडिया इज अ मदर। गजब की बातें करें सर। हाँ, ये मोदी जी का बयान है, उसको खुद निकाल के देखिए ना। इजराइल जो है पिता हो गया और इंडिया जो है मदर हो गई। अब आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी इजराइल और ईरान के युद्ध में कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो बताइए बिना फादर के इशारे पर मदर एक कदम चल सकती है? आप बताइए ना। नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी सर ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो इजराइल का जो मैं शब्द इजराइल को लाने का मतलब ये था कि जो ईवीएम हैकिंग हो रही है, देखिए ईवीएम के सोर्स कोड नहीं है सर। अगर ईवीएम की बातें कर रहे हैं तो ईवीएम को हटा क्यों नहीं देते? बैलेट पेपर से ही करवाइए। बैलेट, यही तो सब सारे विपक्षियों को मांग करना चाहिए, ईवीएम हटाएं। मांग कब करेंगे? चुनाव आ जाएगा तो यही है ना आपका ईडी सीबीआई, इन्हीं सब जगह काम कर रहा है ना, इन्हीं सब जगह। ये आप मुद्दों पे एक ना होने पाए और इजराइल के मार्फत से ईवीएम हैक हो रहा है, समझे? यहाँ के किसी में वो नहीं है क्योंकि सोर्स कोड ही नहीं है ईवीएम का। खुलासा कर रहे हैं सर। बिल्कुल, जहां से आ रही है उसके पास सोर्स कोड है। और क्या या फिर इजराइल जो है जो पेगासस दिया इनको, वो सारी स्थितियां जान रहा है पेगासस के मार्फत से। इजराइल भी और अमेरिका भी जान रहा है कि भारत के अंदर क्या राजनीतिक उठापटक है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सारी डीलिंग जो है इजराइल खुद कंट्रोल कर रहा है हमारे यहाँ की ईवीएम। जनता चाहती है ईवीएम को हटाया जाए? बिल्कुल चाहती है। अब चाहते चाहते वही बात हो गई ना, चिल्लाते चिल्लाते आप गला दबाए हो, चापे हो, चिल्ला रहा, एक समय आएगा कि आवाज बंद, आदमी खत्म। तो हम आज खत्म होने के कगार पर हैं, ये समझ लीजिएगा। भारत के अंदर लोकतंत्र कहने की बात है क्योंकि चुनाव हो रहा है, जब तक चुनाव होगा आप कहते रहेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविकता में लोकतंत्र नहीं है। सारी जो है हमारी चारों न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका और मीडिया, चारों जो है सत्ता पक्ष के नियंत्रण में है। और जब ये व्यवस्थाएं सत्ता पक्ष के नियंत्रण में हैं तो फिर तानाशाही हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो क्या जनता को सड़क पर उतरना चाहिए? भाई जनता को उतरना चाहिए, जनता उतर भी रही है, लेकिन बताया तो कि सबकी आवाज दबा दी जा रही है, कहीं पुलिस के डंडे से, कहीं किसी से, कहीं आपको आतंकवादी बना देंगे, कहीं जब राहुल जी जो है सदन में बोलते हैं तो उनका स्पीकर ऑफ कर दिया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है। जब बाहर निकल के बोलते हैं तो कहते हैं ये देश के लिए खतरा है। जब सड़क पर आंदोलन होता है तो कहते हैं ये राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है। ऐसी चीजें हो रही हैं तो किसी ना किसी तरह से आपकी आवाने का प्रयास होता है और आपको दबना पड़ता है, क्योंकि मीडिया आपका साथ दे। गोदी मीडिया जिसे आज कहते हैं, मेन स्ट्रीम की मीडिया
वो आपका साथ नहीं दे रही है, तो वहां पर जो है आपकी आवाज दब जाती है। तो कहने को लोकतंत्र है, लेकिन तानाशाह के छत्र छाया में पल रहा है लोकतंत्र। तो होली का त्यौहार है, क्या अपने जनता के लिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आज होली पे मैं सभी काशीवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। साथ ही ये अपील करता हूँ, इस रंग भरे त्यौहार पर बुराई पर अच्छाई की जीत होलिका दहन के रूप में हम लोग मनाते हैं और दूसरे दिन रंग चलते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि इस रंग भरी त्यौहार को एक अच्छे से खेलें, कोई भी गलत तरह के रंगों का इस्तेमाल ना करें, लॉजिकल जो कलर है उनका इस्तेमाल करें और आपसी रंजिश को से दूर होकर के सद्भावना, भाईचारे और प्रेम का संदेश आप सब समाज में दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश शर्मा जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप तक पहुंच रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।